क्या स्पीड वाकई में बिजनेस वैल्यू क्रिएट कर रही है या फिर आप बस बिना मतलब की इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जा रहे हैं? सिस्टेमिक स्टैक में आपका स्वागत है। मेरा नाम कबीर आनंद है। ये सिस्टम इंजीनियरिंग सीरीज का एपिसोड 36 है और आज हम बैच वर्सेस रियल टाइम प्रोसेसिंग को इस तरह से समझेंगे जो आपको इस टॉपिक पर सिस्टम इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के लिए तैयार होने में मदद करेगा। इंटरव्यूअर्स अक्सर ये टेस्ट करते हैं कि क्या आप परफॉर्मेंस और बिजनेस रियलिटी के बीच सही बैलेंस बना सकते हैं। हम 4 स्पेसिफिक डायमेंशंस लेटेंसी, थ्रूपुट, फ्रेशनेस और कॉस्ट पर गौर करेंगे ताकि आप इन दोनों प्रोसेसिंग मॉडल्स में से किसी एक को चुनने की सही वजह बता सके। इस लेसन की शुरुआत हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंशन से करेंगे कि हमें कुछ जवाब अभी के अभी चाहिए होते हैं जबकि कुछ के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम फ्रॉड डिटेक्शन और मंथली स्टेटमेंट्स के बीच के कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम 2 कोर प्रोसेसिंग पैराडाइम्स यानी बैच और रियल टाइम की गहराई में जाएंगे ताकि ये देख सकें कि वे डेटा वॉल्यूम और वेलोसिटी को अलग अलग तरीके से कैसे हैंडल करते हैं। आपको उन 4 की वेक्टर्स पर अच्छी पकड़ मिल जाएगी जिनका इस्तेमाल इन सिस्टम्स को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है: लेटेंसी, डेटा फ्रेशनेस, थ्रूपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट। इंटरव्यूअर आपसे बिल्कुल यही पॉइंट सुनना चाहता है जब आप अपने डिजाइन चॉइस को जस्टिफाई करते हैं। वहां से हम एक्चुअल आर्किटेक्चरल पैटर्न्स की ओर बढ़ेंगे जहां हम एसिंक्रोनस स्ट्रीमिंग और क्यूज की तुलना जॉब्स और पाइपलाइंस की ऑर्केस्ट्रेटेड दुनिया से करेंगे। हम बैच साइज और फ्रीक्वेंसी जैसे ट्यूनिंग लीवर्स की भी जांच करेंगे जो आपके सिस्टम की एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस तय करते हैं। चीजों को प्रैक्टिकल रखने के लिए हम इन मॉडल्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्टैक के साथ मैप करेंगे जिसमें काफका, फ्लिंक, स्पार्क और एयरफ्लो जैसे टूल्स शामिल हैं। आखिर में हम ओवर इंजीनियरिंग के रिस्क पर बात करेंगे और इस पर फोकस करेंगे कि क्यों सबसे तेज टेक्नोलॉजी हमेशा सही सोल्यूशन नहीं होती। अंत तक आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल बिजनेस नीड्स के आधार पर प्रोसेसिंग मॉडल कैसे सिलेक्ट करना है। चलिए एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जिसका सामना आपको रियल वर्ल्ड या किसी डिजाइन लूप में करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े ग्लोबल रिटेलर के लिए डेटा बैकएंड बना रहे हैं और ब्लैक फ्राइडे जैसा कोई पीक इवेंट चल रहा है। यहाँ आप हजारों स्टोर्स में हर मिनट लाखों ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर रहे हैं। अब एक तरफ आपकी सिक्योरिटी टीम है जिसे चोरी हुए क्रेडिट कार्ड्स को मिली सेकेंड्स में ब्लॉक करना है ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ आपकी लॉजिस्टिक्स टीम है जिसे अगले दिन सुबह 6 बजे तक इन्वेंट्री रीस्टॉक की रिपोर्ट चाहिए। अगर आप उस भारी भरकम इन्वेंट्री रिपोर्ट को भी उसी सब सेकंड लॉजिक से प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे जो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो आप अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट फूंक देंगे और शायद अपना स्ट्रीमिंग क्लस्टर भी क्रैश कर देंगे। ये स्केल एक नेचुरल टेंशन पैदा करता है कि किस चीज को फास्ट होना चाहिए और किसे थरो। इन कंस्ट्रेंट्स को समझना ही वो तरीका है जिससे आप सिस्टम्स को ओवर इंजीनियर करने से बच सकते हैं क्योंकि ऐसे सिस्टम्स को मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है। मीडिएसी वर्सेस लेटेंसी पैराडॉक्स का असली मतलब ये समझना है कि वैल्यू हमेशा सिर्फ स्पीड से नहीं जुड़ी होती। एक ग्लोबल बैंक का उदाहरण लेते हैं। जब किसी दूसरे देश में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है तो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को उसे लगभग तुरंत ब्लॉक करना पड़ता है। अगर इसे प्रोसेस करने में 5 मिनट भी लग गए तो पैसा पहले ही निकल चुका होगा और सिस्टम फेल माना जाएगा। लेकिन वही बैंक के कस्टमर्स अपनी मंथली स्टेटमेंट्स हर 30 दिन में मिलने पर भी पूरी तरह खुश रहते हैं। अगर बैंक हर एक कॉफी की खरीद के बाद रियल टाइम में स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए इंजीनियरिंग एफर्ट लगाए तो वे बिना किसी एक्स्ट्रा वैल्यू के अपने स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे होंगे। इंटरव्यू में इन दोनों सिनेरियोज के बीच फर्क कर पाना यह दिखाता है कि आप बिजनेस इंपैक्ट के बारे में सोच रहे हैं। आप ये मान रहे हैं कि कुछ यूजर्स को रिजल्ट्स अभी चाहिए जबकि दूसरे क्रिटिकल प्रोसेस कुछ घंटों तक आराम से रुक सकते हैं। पैराडॉक्स यही है कि अक्सर स्लोअर सिस्टम ही उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ज्यादा रोबस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव चॉइस होता है जिसे वो सॉल्व कर रहा है। जब हम इस बारे में बात करते हैं कि डेटा असल में सिस्टम के जरिए कैसे मूव करता है तो हम आमतौर पर 2 अलग अलग एग्जीक्यूशन स्टाइल्स को देखते हैं। पहला है बैच प्रोसेसिंग। इस पैराडाइम में आप एक समय के दौरान डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे एक बड़े और एफिशिएंट चंक में प्रोसेस करते हैं। ये बिल्कुल कपड़े धोने जैसा है। आप सिर्फ एक जोड़ी मोजे के लिए मशीन नहीं चलाते बल्कि पूरी बाल्टी भरने का इंतजार करते हैं। फिर आती है रियल टाइम प्रोसेसिंग जहां डेटा के जनरेट होते ही उसे लगभग उसी पल हैंडल किया जाता है। ये एक सिंक की तरह है जिसमें लगातार ड्रेन हो रहा हो। जैसे ही पानी गिरता है वो तुरंत निकल जाता है। किसी भी आर्किटेक्चरल डिस्कशन में आपको ये समझाना होगा कि ये दोनों स्टाइल्स फेलियर को अलग अलग तरीके से कैसे हैंडल करते हैं। अगर कोई बैच जॉब फेल हो जाता है तो उसे आमतौर पर ब्लॉक की शुरुआत से दोबारा रीस्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई रियल टाइम स्ट्रीम फेल होती है तो डेटा लॉस हो सकता है या उसे फिर से शुरू करने के लिए कॉम्प्लेक्स चेक पॉइंटिंग की जरूरत पड़ सकती है। दोनों की अपनी अपनी जगह है और इनके बीच चुनाव करने के लिए आपको इमीडिएट एग्जीक्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी और शेड्यूल्ड इंटरवल्स की देरी के बीच बैलेंस बनाना होगा। बैच प्रोसेसिंग मॉडल डेटा की दुनिया का वर्क हॉर्स है जिसका पूरा फोकस शेड्यूल्ड इंटरवल्स पर भारी मात्रा में डेटा को हैंडल करने पर होता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी एफिशिएंसी है। एक साथ लाखों रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करके आप डिस्क आईओ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ऐसी हैवी ड्यूटी कंप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्ट्रीमिंग सेटअप में मुमकिन नहीं होती। एक कंपनी के पेरोल सिस्टम का ही उदाहरण ले लीजिए। आपको किसी वर्कर के टैक्स की कैलकुलेशन हर बार तब करने की जरूरत नहीं है जब वो 1 घंटे के लिए क्लॉक इन करता है। इसके बजाय सिस्टम पे पीरियड के खत्म होने का इंतजार करता है और
सबका डेटा एक साथ प्रोसेस करता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि बड़े डेटा सेट्स को बिल्कुल सही तरीके से हैंडल किया गया है और यहाँ मुख्य चिंता ये नहीं होती कि इसमें कितने सेकंड लग रहे हैं। अगर कोई बैच जॉब बीच में फेल हो जाए तो उसका नतीजा आमतौर पर सिर्फ एक डिलेड रिपोर्ट होती है जिसे मैनेज किया जा सकता है। ये नाइटली एनालिटिक्स रिफ्रेश या ऐसी किसी भी स्थिति के लिए बेस्ट चॉइस है जहां थ्रूपुट और कॉस्ट एफिशिएंसी डेटा की ताजगी या रियल टाइम अपडेट से ज्यादा जरूरी हो। रियल टाइम प्रोसेसिंग हर एक इंडिविजुअल इवेंट या छोटे छोटे माइक्रो बैचेस पर उसी पल काम करती है जिस पल वो जनरेट होते हैं। आप इसे ऐसी लो लेटेंसी जरूरतों के लिए इस्तेमाल होते देखेंगे जहां हर एक मिलीसेकंड की कीमत होती है, जैसे कि किसी सर्वर फार्म के लिए लाइव मॉनिटरिंग डैशबोर्ड या हाई स्पीड एड बिडिंग सिस्टम। इमेजिन कीजिए कि आप एक राइड शेयरिंग ऐप के लिए नोटिफिकेशन इंजन चला रहे हैं। जब ड्राइवर लोकेशन पर पहुंचता है तो पैसेंजर को उसी वक्त पता चलना चाहिए, ना कि 10 मिनट बाद किसी बैच अपडेट के जरिए। यहाँ लैग होने का मतलब है एक खराब यूजर एक्सपीरियंस या फिर हाथ से निकल गई कोई सेल। हालांकि क्योंकि आप डेटा को लगातार प्रोसेस कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम हमेशा ऑन रहता है, जिससे आपके सीपीयू और मेमोरी पर लगातार लोड बना रहता है। इस मॉडल का फेलियर बिहेवियर भी काफ़ी ट्रिकी है। अगर आपका रियल टाइम कंज्यूमर पीछे छूट जाता है तो डेटा बैकअप होना शुरू हो जाता है, जिससे एक बॉटलनेक बन जाता है और सिस्टम इंस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन इसे 24/7 स्मूथली चलाने के लिए कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। बैच और रियल टाइम के बीच फैसला करना कोई तुक्का मारना या सिर्फ अपनी पसंद की बात नहीं है। एक इंजीनियर के तौर पर एक सही आर्किटेक्चरल चॉइस बनाने के लिए आपको 4 स्पेसिफिक डायमेंशंस को इवैल्यूएट करना होगा। सबसे पहले लेटेंसी एक्सपेक्टेशंस को देखें, यानी यूजर कितनी देर तक वेट कर सकता है। दूसरा, थ्रूपुट रिक्वायरमेंट्स पर गौर करें, यानी आप टोटल कितना डेटा वॉल्यूम मूव कर रहे हैं। तीसरा है डेटा फ्रेशनेस, जिसका मतलब है कि जानकारी कितनी लेटेस्ट होनी चाहिए ताकि वो काम की बनी रहे। और आखिर में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑपरेशनल कॉस्ट को भी ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, एक रियल टाइम फ्रॉड सिस्टम को हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर्स की जरूरत होती है जो 24/7 चलते रहें, जबकि एक बैच रिपोर्टिंग जॉब के लिए शायद हर रात सिर्फ 1 घंटे के लिए सर्वर्स की फ्लीट चाहिए हो। इंटरव्यू में इन चारों वेक्टर्स को क्लियरली समझाना यह दिखाता है कि आप टेक्निकल परफॉर्मेंस और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बना रहे हैं। अगर आप तब रियल टाइम चुनते हैं जब बिजनेस को सिर्फ 24 घंटे की डेटा फ्रेशनेस चाहिए, तो आप बिना किसी वजह के एक ज्यादा महंगा और नाजुक रास्ता चुन रहे हैं। चलिए पहले फैक्टर पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं, लेटेंसी और डेटा फ्रेशनेस। लेटेंसी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेटा इनपुट करने और आउटपुट तैयार होने के बीच में कितना डिले या देरी हो रही है। दूसरी तरफ डेटा फ्रेशनेस ये बताती है कि जब यूजर उस जानकारी को देख रहा है तो वो कितनी पुरानी या बासी हो चुकी है। एक स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण लें तो वहां लेटेंसी लगभग 0 होनी चाहिए, क्योंकि एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर के लिए 3 सेकंड पुराना प्राइस भी किसी काम का नहीं होता। रियल टाइम प्रोसेसिंग से लेटेंसी और डेटा का पुरानापन दोनों ही कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें रिसोर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। वहीं अगर आप डेली सेल्स टोटल के लिए कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां 12 घंटे की लेटेंसी भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेटा की फ्रेशनेस सिर्फ अगले बिजनेस डे की शुरुआत में मायने रखती है। जब आप इसे समझाएं तो इस बात पर जोर दें कि लेटेंसी कम करने का मतलब है सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना। अगर आप थोड़ा बहुत लैग बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप बैचिंग का इस्तेमाल करके एक ज्यादा रिलायबल और सिंपल सिस्टम बना सकते हैं। अब बात करते हैं थ्रूपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में। थ्रूपुट का मतलब असल में वो टोटल डेटा वॉल्यूम है जिसे आपका सिस्टम एक स्पेसिफिक टाइम विंडो में प्रोसेस कर सकता है। अगर जनरली देखा जाए तो बैच सिस्टम्स की टोटल थ्रूपुट एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि वो बल्क रीड्स और सिक्वेंशियल डिस्क एक्सेस जैसे ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरी तरफ रियल टाइम सिस्टम्स भले ही तेज हों, लेकिन उनकी ओवरऑल थ्रूपुट एफिशिएंसी अक्सर कम होती है, क्योंकि वे डेटा को एक एक बिट करके हैंडल करते हैं, जिससे हर रिकॉर्ड के लिए ओवरहेड बढ़ जाता है। इसका सीधा असर आपके ऑपरेशनल कॉस्ट पर पड़ता है। एक रियल टाइम सिस्टम को बनाए रखने के लिए आप 24/7 हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दे रहे होते हैं, जबकि बैच जॉब्स अक्सर सस्ते स्पॉट इंस्टेंस हार्डवेयर पर चलाए जा सकते हैं जो सिर्फ जॉब एक्टिव रहने तक ही काम आते हैं। मान लीजिए किसी वेबसाइट का लॉग प्रोसेसिंग सिस्टम है। एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम चलाने का खर्च उन्हीं लॉग्स को हर घंटे बैच में प्रोसेस करने के मुकाबले 5 गुना ज्यादा हो सकता है। अगर बिजनेस को उन लॉग्स को रियल टाइम में देखने की जरूरत नहीं है तो वो एक्स्ट्रा खर्च एक बड़ा आर्किटेक्चरल रेड फ्लैग है। इन सिस्टम्स को बनाने के लिए सही स्ट्रक्चरल पैटर्न्स चुनना बहुत जरूरी है, ताकि हमें वो प्रोसेसिंग स्पीड मिल सके जो हम चाहते हैं। इंडस्ट्री में हमें आमतौर पर 4 मेन पैटर्न्स देखने को मिलते हैं: इवेंट स्ट्रीमिंग, मैसेज क्यूज, शेड्यूल्ड जॉब्स और डेटा पाइपलाइंस। इवेंट स्ट्रीमिंग और मैसेज क्यूज अक्सर आपके रियल टाइम आर्किटेक्चर का दिल होते हैं, जो एक नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं और सिग्नल्स को तुरंत यहां से वहां पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ शेड्यूल्ड जॉब्स और डेटा पाइपलाइंस बैच प्रोसेसिंग की बुनियाद है, जहां आप एक फिक्स टाइम पर भारी भरकम डेटा मूवमेंट्स को मैनेज करते हैं।
उदाहरण के लिए, आप इनकमिंग यूजर साइनअप्स को हैंडल करने के लिए मैसेज क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उन्हें तुरंत वेलकम ईमेल मिल जाए। लेकिन फिर उन्हीं साइनअप रिकॉर्ड्स को डेटा वेयरहाउस में भेजने के लिए एक शेड्यूल डेटा पाइपलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मार्केटिंग टीम हफ्ते में एक बार उनका एनालिसिस कर सके। एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिव भी हो और एफिशिएंट भी, इन चारों पैटर्न्स के आपसी तालमेल को समझना बहुत जरूरी है ताकि आगे चलकर मेंटेनेंस आपके लिए कोई सिरदर्द ना बन जाए। जब हम इवेंट स्ट्रीमिंग और मैसेज क्यू जैसे एसिंक्रोनस पैटर्न्स को देखते हैं तो असल में हम मॉडर्न रियल टाइम सिस्टम्स की बैकबोन की बात कर रहे होते हैं। इवेंट स्ट्रीमिंग जैसे कि यूजर क्लिक्स का एक कंटिन्यूअस लॉग आपको डेटा को एक कभी ना खत्म होने वाले फ्लो की तरह प्रोसेस करने की सुविधा देता है। दूसरी तरफ मैसेज क्यू आपके प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को डीकपल करने के लिए बेहतरीन है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका डेटाबेस पल भर के लिए स्लो भी हो जाए तो क्यू उन मैसेजेस को संभाल कर रख सकती है ताकि आपका कोई डेटा लॉस ना हो। ये एक बफर की तरह काम करता है जो ट्रैफिक में आने वाले स्पाइक्स को स्मूथ कर देता है। इसका एक क्लासिक सिनेरियो फूड डिलीवरी ऐप है। जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो एक क्यू में चला जाता है। रेस्टोरेंट का टैबलेट उसे तब पिक करता है जब वो तैयार होता है और पेमेंट सर्विस चार्ज को इंडिपेंडेंटली प्रोसेस करती है। ये डीकपलिंग ये सुनिश्चित करती है कि अगर पेमेंट सर्विस में कोई फेलियर आ भी जाए तो भी रेस्टोरेंट को ऑर्डर दिखने में कोई रुकावट ना आए। ये हाई वेलोसिटी इवेंट ड्रिवन डेटा मूवमेंट है जो सिस्टम को तब भी रेजिलिएंट बनाए रखता है जब उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट स्ट्रगल कर रहे हों। स्ट्रीमिंग के उलट शेड्यूल्ड जॉब्स और डेटा पाइपलाइंस जैसे ऑर्केस्ट्रेटेड पैटर्न्स हाई वॉल्यूम बैच सिस्टम्स के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है। शेड्यूल्ड जॉब्स आमतौर पर क्रॉन बेस्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि वे एक फिक्स टाइम पर ट्रिगर होते हैं, जैसे रात के 2 बजे किसी खास टास्क को पूरा करने के लिए। डेटा पाइपलाइंस या ईटीएल फ्लोज इससे थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होते हैं जो डेटा को बड़े और प्रिडिक्टेबल वेव्स में मूव, ट्रांसफॉर्म और क्लीन करते हैं। एक ग्लोबल रिटेल चेन का उदाहरण लीजिए जिसे अपने बुक्स रिकंसाइल करने हैं। हर रात एक पाइपलाइन हजारों पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से डेटा खींचती है, करेंसी कन्वर्ट करती है और उसे एक सेंट्रल डेटाबेस में लोड करती है। ये अप्रोच स्केल को मैनेज करने का एक भरोसेमंद और रिपीटेबल तरीका देती है जिसे रियल टाइम स्ट्रीम में संभालना बहुत मुश्किल होता। क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन ऑर्केस्ट्रेटेड है, आपके पास इस बात की बेहतर विजिबिलिटी होती है कि प्रोसेस कहाँ फेल हुआ और आप पाइपलाइन की किसी खास स्टेज को आसानी से रीरन कर सकते हैं। ये सब कंसिस्टेंसी के बारे में है और इस बारे में है कि कैसे बिना हर सेकंड ध्यान दिए बड़े स्केल को हैंडल किया जाए। जब आप इन सिस्टम्स को डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपको पता चलेगा कि अपनी पसंद का बिहेवियर पाने के लिए आपको 3 मेन लीवर्स को ट्यून करना पड़ता है। ये हैं बैच साइज, प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी और एग्जीक्यूशन ट्रिगर, यानी कि ये इवेंट ड्रिवन है या शेड्यूल्ड। इन लीवर्स को सही से ट्यून करना ही असली इंजीनियरिंग है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बैच सिस्टम में स्लो अपडेट्स की शिकायतें आ रही हैं तो आपकी पहली इंस्टिंक्ट शायद इसे रियल टाइम पर स्विच करने की होगी। लेकिन एक ज्यादा एफिशिएंट तरीका यह हो सकता है कि आप बस प्रोसेसिंग फ्रीक्वेंसी को दिन में एक बार से बढ़ाकर हर घंटे कर दें या बैच साइज को कम कर दें ताकि डेटा पाइप के जरिए तेजी से मूव कर सके। इंटरव्यू में जब आप इस बारे में बात करते हैं कि आप इन तीनों लीवर्स को कैसे ट्वीक करेंगे तो इससे पता चलता है कि आप सिस्टम परफॉर्मेंस की बारीकियों को समझते हैं। आप सिर्फ कोई टूल नहीं चुन रहे हैं बल्कि आप कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि बिना किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर सीधे कूदे सर्विस लेवल एग्रीमेंट को पूरा करने का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका ढूंढ सके। बैच साइज और फ्रीक्वेंसी के बीच सही बैलेंस ढूंढना एक क्लासिक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अगर आप बड़े बैच चुनते हैं तो आपको थ्रूपुट एफिशिएंसी काफी बेहतर मिलेगी क्योंकि जॉब शुरू करने का जो ओवरहेड होता है वो ज्यादा रिकॉर्ड्स में बढ़ जाता है। लेकिन इसका नतीजा होता है हायर लेटेंसी। उस बैच के पहले रिकॉर्ड को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि आखिरी रिकॉर्ड ना आ जाए, तभी प्रोसेसिंग शुरू होती है। दूसरी तरफ अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, जैसे कि हर घंटे के बजाय हर मिनट जॉब चलाना, तो लेटेंसी तो कम हो जाती है लेकिन आपके प्रोसेसिंग इंजन पर ओवरहेड काफी बढ़ जाता है। हर बार जब कोई जॉब शुरू होता है तो उसे डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ता है और रिसोर्सेज को इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर आपके जॉब को स्टार्ट होने में 30 सेकंड लगते हैं और आप इसे हर 60 सेकंड में चला रहे हैं तो आप अपना आधा समय सिर्फ ओवरहेड पर ही खर्च कर रहे हैं। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इमेज प्रोसेसिंग सर्विस है। इमेजेस को एक साथ बैच करने से जीपीयू कॉस्ट पर पैसे बच सकते हैं, लेकिन अगर यूजर्स अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी ही पड़ेगी। इवेंट ड्रिवन और शेड्यूल्ड एग्जीक्यूशन के बीच चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपके बिजनेस को कितना रिएक्टिव होने की जरूरत है। इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स किसी भी स्टेट चेंज पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। एक स्मोक डिटेक्टर का उदाहरण लीजिए, वो हर 10 मिनट में धुएं को चेक नहीं करता, बल्कि जैसे ही उसे बदलाव महसूस होता है वो उसी सेकंड रिएक्ट करता है। क्रिटिकल अलर्ट्स के लिए ये बहुत जरूरी है।
दूसरी ओर शेड्यूल्ड एग्जीक्यूशन एक खास टाइम विंडो या डेटा वॉल्यूम थ्रेशोल्ड का इंतजार करता है। ये कचरा उठाने वाली सर्विस की तरह है जो हर मंगलवार की सुबह आती है, चाहे दिन में कितना भी कचरा क्यों ना हो। यहाँ असली ट्रेड ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच है। शेड्यूल्ड सिस्टम्स को मॉनिटर करना और उनके लिए रिसोर्स प्लानिंग करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि आपको ठीक ठीक पता होता है कि लोड कब आने वाला है। इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं और अचानक आने वाले बर्स्ट्स को संभालने के लिए अक्सर इनमें कॉम्प्लेक्स ऑटो स्केलिंग की जरूरत पड़ती है। फैसला लेते समय खुद से पूछें, क्या इस स्पेसिफिक इवेंट पर रियल टाइम में रिएक्ट करने से बिजनेस को कोई फायदा होगा या फिर ये अगली शेड्यूल्ड विंडो तक इंतजार कर सकता है। एक बार जब आप अपना प्रोसेसिंग मॉडल तय कर लेते हैं तो अब टूल्स चुनने की बारी आती है। आज का डेटा लैंडस्केप बहुत बड़ा है, लेकिन हम आमतौर पर सबसे कॉमन टेक्नोलॉजीज को दो इकोसिस्टम्स में बांट सकते हैं, स्ट्रीमिंग स्टैक और बैच स्टैक। रियल टाइम या स्ट्रीमिंग की दुनिया में आप ऐसी टेक्नोलॉजीज को देखते हैं जो कंटिन्यूस फ्लो और लो लेटेंसी स्टेट मैनेजमेंट के लिए डिजाइन की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बैच और हाइब्रिड दुनिया में आप उन टूल्स पर फोकस करते हैं जो हैवी ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग और कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन के लिए बने हैं। किसी भी सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा टूल किस कैटेगरी में आता है। आप कभी भी सब सेकंड मैसेजिंग प्रॉब्लम के लिए एयरफ्लो जैसा बैच टूल सजेस्ट नहीं करना चाहेंगे और ना ही महीने में एक बार होने वाले फाइनेंशियल ऑडिट के लिए फ्लिंक जैसा स्ट्रीमिंग टूल इस्तेमाल करना चाहेंगे। चलिए हर कैटेगरी के बड़े प्लेयर्स पर नजर डालते हैं ताकि आप सही बिजनेस प्रॉब्लम के लिए सही टेक्नोलॉजी को मैप कर सकें और टूल मिसमैच वाली कॉमन गलती से बच सकें। अगर आप रियल टाइम स्टैक में कुछ बिल्ड कर रहे हैं तो दो नाम जो आप सबसे ज्यादा सुनेंगे वो है अपाचे काफका और अपाचे फ्लिंक। काफका को एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग और मैसेज हब की तरह समझिए। ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है जो इवेंट्स की स्ट्रीम्स को संभाल कर रखता है ताकि दूसरी सर्विसेज उन्हें रीड कर सकें। फिर अपाचे फ्लिंक इसमें दिमाग का काम करता है जो पावरफुल स्टेटफुल स्ट्रीम प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। साथ मिलकर ये दोनों सब सेकंड और हाई रिलायबिलिटी वाले इवेंट हैंडलिंग के लिए बने हैं। उदाहरण के लिए एक राइड शेयरिंग कंपनी हजारों ड्राइवर से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए काफका का इस्तेमाल कर सकती है और उस डेटा के आधार पर रियल टाइम सर्च प्राइसिंग कैलकुलेट करने के लिए फ्लिंक का यूज कर सकती है। यहाँ फेलियर का नतीजा ये होगा कि आपकी प्राइसिंग गलत हो सकती है। इसलिए इन टूल्स में डेटा इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए एग्जैक्टली वंस प्रोसेसिंग जैसे इनबिल्ट फीचर्स होते हैं। ये काफी सोफिस्टिकेटेड और पावरफुल हैं, लेकिन इन्हें मैनेज करने के लिए हाई लेवल की एक्सपर्टीज चाहिए होती है और ऑपरेशनल ओवरहेड की बात करते समय ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। बैच और हाइब्रिड साइड की बात करें तो इस इकोसिस्टम को चार बड़े प्लेयर्स लीड कर रहे हैं, अपाचे स्पार्क, हडूप, अपाचे एयरफ्लो और AWS ग्लू। स्पार्क और हडूप मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग के लिए वर्कहॉर्स की तरह काम करते हैं। इनकी मदद से आप काम को सैकड़ों सर्वर्स में बांटकर पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन कर सकते हैं। उन जॉब्स को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए अपाचे एयरफ्लो आज के समय का गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिससे आप क्लियर डिपेंडेंसीज के साथ कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो शेड्यूल कर सकते हैं। AWS ग्लू एक मैनेज्ड ऑप्शन है जो आपके लिए अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद हैंडल करके ETL प्रोसेस को काफी आसान बना देता है। ये टूल्स मॉडर्न डेटा वेयरहाउस की बैकबोन है। उदाहरण के लिए एक मार्केटिंग टीम हर रात स्पार्क जॉब क्लियर करने के लिए एयरफ्लो का इस्तेमाल कर सकती है, जो यूजर बिहेवियर डेटा को सेल्स रिकॉर्ड्स के साथ जोड़कर एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट तैयार करता है। यहाँ बात स्पीड की नहीं है, बल्कि डेटा के वॉल्यूम और रिलायबिलिटी की है। ये टूल्स उस भारी भरकम काम को बखूबी संभाल लेते हैं जहां अक्सर स्ट्रीमिंग टूल्स को मुश्किल आती है। इंटरव्यूज में एक बहुत बड़ी गलती जो मैं अक्सर देखता हूं वो है ओवर इंजीनियरिंग। सिस्टम्स अक्सर तब फेल होते हैं या बोझ बन जाते हैं जब इंजीनियर्स उन वर्कलोड्स के लिए महंगे और कॉम्प्लेक्स रियल टाइम सिस्टम्स बना देते हैं जिन्हें आसानी से एक बैच जॉब की तरह चलाया जा सकता था। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि रियल टाइम सुनने में ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, लेकिन हकीकत में इसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नाजुक हो जाता है। इमेजिन कीजिए कि एक स्टार्टअप अपनी इंटरनल HR टीम के लिए एम्प्लॉय बर्थडे देखने के लिए एक रियल टाइम काफका बेस्ड डैशबोर्ड बना रही है। ये रिसोर्सेज की पूरी तरह से बर्बादी है। अगर वो काफका क्लस्टर डाउन हो जाता है तो किसी को सुबह के 3 बजे सिर्फ उस चीज के लिए उठना पड़ेगा जिसे एक सिंपल डेली ईमेल के जरिए भी भेजा जा सकता था। इस ओवर कॉम्प्लेक्सिटी से बिजनेस को कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिलती, बल्कि इससे पूरे सिस्टम के फेल होने का रिस्क और बढ़ जाता है। इंटरव्यू में आपकी ये एबिलिटी कि आप पीछे हटकर ये कह सके कि हमें इसके लिए रियल टाइम की जरूरत नहीं है, एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ये दिखाता है कि आपका फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि असली गोल पर है। असली इंजीनियरिंग विजडम इसी में है कि आप हमेशा राइट साइज्ड प्रोसेसिंग का ही एम रखें। आपका गोल हमेशा डेटा को उतनी ही तेजी से प्रोसेस करना होना चाहिए जितनी बिजनेस को वाकई जरूरत है, ना कि उतनी तेजी से जितनी टेक्नोलॉजी अलाउ करती है। स्ट्रीमिंग का कूल फैक्टर आपको बैच प्रोसेसिंग की रिलायबिलिटी और सादगी से भटकाने ना पाए। कई केसेस में एक अच्छी तरह से ट्यून्ड बैच सिस्टम ज्यादा रेजिलिएंट होता है, उसे डीबग करना आसान होता है और उसे चलाना काफी सस्ता पड़ता है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल रिकमेंडेशन इंजन है। हो सकता है आप यूजर के पिछले क्लिक के बेसिस पर उनके रिकमेंडेशंस तुरंत अपडेट करना चाहें, लेकिन अक्सर हर घंटे एक बार बैच अपडेट करना ही उन्हें एंगेज रखने के लिए काफी होता है।
सिंपल रास्ता चुनकर आप अपनी इंजीनियरिंग टीम को उन फीचर्स पर फोकस करने के लिए फ्री कर रहे हैं जो वाकई ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। अपने अगले इंटरव्यू में अपनी चॉइस को ये दिखाकर जस्टिफाई करें कि वो बिजनेस की डीले सहने की क्षमता और कॉम्प्लेक्सिटी व अपटाइम के बजट के साथ कैसे अलाइन होती है। सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपको उन 5 जरूरी सवालों के साथ छोड़ना चाहता हूं जो अक्सर सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज में सामने आते हैं। पहला सवाल, क्या इनवॉइस रियल टाइम में जनरेट होने चाहिए? इसके ओवरहेड और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में सोचिए। दूसरा, क्या फ्रॉड डिटेक्शन हमेशा रियल टाइम में ही होना चाहिए? जरा सोचिए कि अगर इसमें 5 मिनट का डिले हो जाए तो उसके क्या नतीजे होंगे। तीसरा, स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करना असल में कब एक गलत फैसला साबित हो सकता है? इसके मेंटेनेंस और कॉस्ट फैक्टर्स पर गौर कीजिए। चौथा, क्या आप रिकमेंडेशन जनरेशन को बैच में प्रोसेस करेंगे? इस बात पर ध्यान दें कि एक ही सेशन के दौरान यूजर के इंटरेस्ट में कितना बदलाव आता है। और आखिर में, आप काफका इस्तेमाल करने और सिर्फ कुछ शेड्यूल जॉब सेटअप करने के बीच फैसला कैसे लेंगे? इन सवालों का कोई एक सही जवाब नहीं है, लेकिन आज हमने जिन ट्रेड ऑफ्स पर चर्चा की है उन्हें आप कितनी अच्छी तरह तौल पाते हैं वही आपके जवाब को दमदार बनाएगा। अपनी पसंद के पीछे के क्यों को समझा पाना ही एक जूनियर डेवलपर और एक सीनियर सिस्टम आर्किटेक्ट के बीच का असली फर्क है। हमने इंजीनियरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी और एक्चुअल बिजनेस वैल्यू के बीच के तनाव को अच्छे से समझ लिया है। अगर कोर लेवल पर देखें तो प्रोसेसिंग के 2 मेन मॉडल्स होते हैं, बैच और रियल टाइम। जब आप हाई लेवल डिजाइन डिस्कस करते हैं तो आपकी वैल्यू इस बात से तय होती है कि आप 4 खास फैक्टर्स को कैसे बैलेंस करते हैं: लेटेंसी, थ्रूपुट, फ्रेशनेस और ऑपरेशनल कॉस्ट। इस बारे में सोचिए। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए तुरंत रियल टाइम एक्शन की जरूरत होती है, लेकिन मंथली इनवॉइस जनरेट करना एक क्लासिक बैच जॉब है जो आराम से इंतजार कर सकता है। मेरा मतलब है, एक ऐसी रिपोर्ट के लिए जिसे लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, काफका जैसा महंगा और हाई अवेलेबिलिटी वाला स्ट्रीमिंग सिस्टम बनाना आर्किटेक्चर के हिसाब से एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसीलिए आपको यूजर की असली जरूरत के हिसाब से एयरफ्लो या स्पार्क जैसे टूल्स और इवेंट ड्रिवन पाइपलाइंस के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। आखिर में, बेस्ट इंजीनियर्स डेटा को उतना ही तेज प्रोसेस करते हैं जितनी बिजनेस की डिमांड होती है, ना कि सिर्फ उतना तेज जितना हार्डवेयर अलाउ करता है। इसी तरह आप ओवर इंजीनियरिंग से बच सकते हैं। तो हमने देखा कि स्पीड और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाता है। इंटरव्यू में सिर्फ सबसे एडवांस टूल की तरफ मत भागिए, बल्कि ये समझाइए कि क्यों एक सिंपल बैच जॉब हाई मेंटेनेंस स्ट्रीमिंग पाइपलाइन के मुकाबले बिजनेस के प्रॉफिट के लिए ज्यादा बेहतर हो सकती है। आपके पास चुनने के लिए बेसिकली 2 मेन मॉडल्स हैं, और इवेंट स्ट्रीमिंग या शेड्यूल्ड जॉब्स जैसे पैटर्न्स के बीच का फैसला पूरी तरह से बिजनेस रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम थ्रूपुट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब आज के सवाल पर आते हैं। अगर आप किसी यूजर के टोटल लाइफ टाइम लॉयल्टी पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे होते, तो क्या आप उसे हर परचेज पर रियल टाइम में अपडेट करते या फिर उसे एक नाइटली बैच की तरह रन करते? मुझे कमेंट्स में अपना लॉजिक जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।